आज की हमारी पड़ताल का विषय है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब रुकिए, मुझे पता है ये सुनने में किसी अकाउंटिंग क्लास के सबसे बोरिंग चैप्टर जैसा लगता है, पर यकीन मानिए ये असल में एक जासूसी कहानी की तरह है। जासूसी कहानी। चलिए आज अकाउंटिंग को थोड़ा दिलचस्प बनाते हैं। तो बताइए क्या केस है हमारे पास? केस ये है कि एक ही खजाने की दो अलग-अलग रिपोर्ट हैं और दोनों में हिसाब अलग-अलग है। हमारे पास एक अकाउंटिंग की किताब के कुछ अंश हैं। हमारा मकसद है ये समझना कि एक कंपनी की अपनी किताबों मतलब कैश बुक और बैंक के स्टेटमेंट में जो बैलेंस होता है वो अक्सर एक जैसा क्यों नहीं होता। सोचिए, एक जासूस के पास दो गवाह हैं, दोनों ने एक ही घटना देखी पर दोनों की कहानी में फर्क है। आज हम वही जासूस हैं। और हमें सच का पता लगाना है। बिल्कुल। और ये जासूसी सिर्फ नंबरों के लिए नहीं है। आज के डिजिटल दौर में जहां लगभग सारा लेन देन बैंक के जरिए होता है, ये समझना किसी भी कारोबार के लिए बहुत जरूरी है। ये स्टेटमेंट एक पुल की तरह है जो दो अलग-अलग कहानियों को जोड़कर असली वित्तीय तस्वीर दिखाता है। तो चलें शुरू करें तहकीकात। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले हमें अपनी केस फाइल के दो मुख्य दस्तावेजों को समझना होगा। एक है कैश बुक और दूसरी पासबुक। ये है क्या और इनमें क्या फर्क है? देखिए, कैश बुक हमारी अपनी डायरी है, हमारा अपना रिकॉर्ड। कोई भी फर्म या ट्रेडर इसे अपने पास रखता है। इसमें बैंक से जुड़े सभी लेन देन के लिए एक अलग बैंक कॉलम होता है। जब पैसा आता है तो हम उसे डेबिट साइड में लिखते हैं और जब जाता है तो क्रेडिट साइड में। ये हमारी कहानी का वर्जन है। ठीक है, तो कैश बुक हमारा नजरिया है और पासबुक वो तो फिर बैंक की कहानी हुई है ना? एकदम सही। पासबुक या जिसे हम बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं, वो बैंक का रिकॉर्ड है। बैंक हमारे खाते में होने वाली हर गतिविधि को उसमें दर्ज करता है। अच्छा। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। अच्छा। ये दोनों दस्तावेज एक दूसरे की मिरर इमेज यानी दर्पण छवि होते हैं। मिरर इमेज? अरे, यहीं से कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। मतलब जो हमारे लिए सीधा है वो बैंक के लिए उल्टा है। जैसे जब हम अपनी कैश बुक में पैसा जमा होने पर उसे डेबिट करते हैं तो हमारे हिसाब से तो पैसा बढ़ा, लेकिन मैंने सुना है बैंक उसे क्रेडिट दिखाता है। ऐसा क्यों? ये एक बेहतरीन सवाल है और ज्यादातर कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है। देखिए, जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो वो हमारे लिए एक संपत्ति है, एक एसेट है। हाँ। हमारा पैसा बढ़ा इसलिए हमने अपनी किताब में डेबिट किया। लेकिन एक पल के लिए बैंक के नजरिए से सोचिए, उसके लिए आपका पैसा एक देनदारी है, एक लायबिलिटी है। मतलब उसे वो पैसा मुझे लौटाना है? बिल्कुल, उसे वो पैसा आपको वापस करना है। अच्छा, तो जब बैंक मेरे खाते को क्रेडिट करता है तो वो ये नहीं कह रहा है कि हमें पैसा दे रहा है, बल्कि ये मान रहा है कि हम पर इस व्यक्ति का कर्ज बढ़ गया है। वाह, सारा खेल नजरिए का है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसी तरह जब हम किसी को पेमेंट करने के लिए चेक काटते हैं और अपनी कैश बुक में क्रेडिट करते हैं तो हम दिखा रहे होते हैं कि हमारी संपत्ति कम हो गई है। वहीं बैंक हमारे खाते से वो पैसा निकालकर उसे डेबिट करता है, ये दिखाते हुए कि उसकी देनदारी हमारे प्रति कम हो गई है। तो हमारा डेबिट बैंक का क्रेडिट और हमारा क्रेडिट बैंक का डेबिट। इसीलिए मिरर इमेज। ये मिरर इमेज वाली बात तो समझ आ गई, पर अगर ये वाकई एक दूसरे की छवि है तो इन्हें तो हमेशा एक जैसा दिखना चाहिए, पर असल में ऐसा होता नहीं है। यहीं से हमारी जासूसी शुरू होती है। ये अंतर आता कहाँ से है? तो चलिए इस केस के मुख्य संदिग्धों पर नजर डालते हैं। हमारी सोर्स फाइल कहती है कि इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। बिल्कुल। और हमारा पहला संदिग्ध सबसे आम है और कह सकते हैं कि सबसे मासूम भी। ये है टाइमिंग का अंतर, टाइमिंग डिफरेंसेस। टाइमिंग का अंतर? हाँ, यहाँ कोई गलती या धोखाधड़ी नहीं है, बस समय का हेरफेर है। लेन देन हो चुका है पर दोनों गवाहों ने उसे अलग-अलग समय पर अपनी डायरी में नोट किया है। अच्छा, तो ये यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं? हाँ। जैसे मान लीजिए मैंने अपने ऑफिस का किराया देने के लिए महीने की 25 तारीख को एक चेक काटा। मैंने तो अपनी कैश बुक में तुरंत लिख दिया कि भाई पैसे गए, मेरा काम खत्म। बिल्कुल, और यहीं पर पहला अंतर पैदा होता है। आपने तो अपना काम कर दिया, पर आपके मकान मालिक हो सकता है उसे बैंक में अगले महीने की 2 तारीख को जमा करें। हाँ, हो सकता है। तो उन 7-8 दिनों के लिए आपकी किताब और बैंक की किताब में वो रकम अलग-अलग दिखेगी। आपकी किताब कहेगी पैसा चला गया, बैंक की किताब कहेगी पैसा अभी भी खाते में है। इसे ही हम कहते हैं चेक जारी किया गया पर भुगतान के लिए पेश नहीं हुआ। समझ गया। और इसका उल्टा भी तो होता होगा। हाँ। मान लीजिए मुझे किसी क्लाइंट से महीने की 28 तारीख को चेक मिला,
मैंने उसे उसी दिन बैंक में जमा कर दिया और अपनी कैश बुक में खुशी खुशी एंट्री कर ली कि पैसे आ गए। हाँ, लेकिन बैंक को उस चेक को क्लियर करने की प्रक्रिया में, जिसे हम क्लियरिंग प्रोसेस कहते हैं, 1 या 2 दिन लग सकते हैं। हो सकता है बीच में कोई छुट्टी आ जाए। अच्छा। तो जब तक वो चेक क्लियर होकर पैसा सच में आपके खाते में नहीं आ जाता, तब तक बैंक के स्टेटमेंट में वो रकम नहीं दिखेगी। हाँ। इसे कहते हैं चेक जमा किया गया पर अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो यहाँ भी पैसा असल में कहीं गया नहीं, बस कागजों पर उसकी लोकेशन अलग-अलग है। ठीक है, तो टाइमिंग का अंतर तो समझ में आ गया। ये तो प्रेडिक्टेबल है। अब आते हैं उन सुरागों पर जो अचानक से सामने आते हैं। हमारी सोर्स फाइल में दूसरा कारण है वो एंट्रीज जो बैंक कर देता है पर हमें तुरंत पता नहीं चलती। ये तो ऐसा हुआ जैसे बैंक हमारी कहानी में अपने कुछ चैप्टर्स खुद ही लिख देता है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। ये वो जानकारी है जो हमें सीधे बैंक के स्टेटमेंट से ही मिलती है, जैसे बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस? हाँ, बैंक अपनी सेवाओं के लिए, जैसे चेकबुक जारी करने, SMS अलर्ट देने या मिनिमम बैलेंस न रखने पर सीधे खाते से पैसे काट लेता है। लेकिन रुकिए, ये तो बैंक की जिम्मेदारी है कि वो हमें बताए। क्या वो बिना बताए पैसे काट सकते हैं? यह एक जायज सवाल है। असल में जब हम खाता खोलते हैं तो हम उनके नियमों और शर्तों को मान लेते हैं जिनमें इन चार्जेस का जिक्र होता है। बैंक ये मानकर चलता है कि ग्राहक अपने स्टेटमेंट नियमित रूप से देखेगा। और ये सिर्फ 2-4 रुपए की बात नहीं है, ये आपकी बैंकिंग आदतों का सुराग है। अच्छा। क्या आप बार बार मिनिमम बैलेंस से नीचे जा रहे हैं? ये एक चेतावनी हो सकती है कि कैश मैनेजमेंट में कहीं कोई दिक्कत है। ये बहुत जरूरी बात है। इसके अलावा और क्या होता है? फिर है ब्याज, इंटरेस्ट। अगर आपके खाते में अच्छा बैलेंस है तो बैंक उस पर ब्याज देकर सीधे खाते में जमा कर सकता है, या अगर आपने ओवरड्राफ्ट लिया है तो बैंक उस पर ब्याज लगाकर खाते से डेबिट कर सकता है। ये दोनों ही एंट्रीज पहले बैंक करता है, हमें बाद में पता चलता है। और सोर्स में सीधे भुगतान या कलेक्शन का भी जिक्र है। हाँ, हो सकता है आपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिए हों कि वो आपकी तरफ से हर महीने बीमा का प्रीमियम या कोई लोन की किश्त भर दे। बैंक समय पर भुगतान कर देगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। आपको तब पता चलेगा जब आप स्टेटमेंट देखेंगे, या फिर किसी ग्राहक ने सीधे आपके खाते में पैसे जमा कर दिए और आपको बताना भूल गया। इन दोनों ही सूरतों में बैंक की किताब तो अपडेट हो जाएगी पर आपकी कैश बुक पीछे रह जाएगी। और एक चीज है जो किसी भी कारोबार के लिए बुरे सपने जैसी हो सकती है, चेक का डिसऑनर होना। दोस्त के साथ ऐसा हुआ था। उसे क्लाइंट से पेमेंट का चेक मिला। उसने उस पैसे के हिसाब से अपने सारे बिल प्लान कर लिए। और 2 दिन बाद बैंक से मैसेज आया कि चेक बाउंस हो गया। उसका पूरा महीने का बजट बिगड़ गया था। ओह। हमने तो अपनी कैश बुक में पैसे जोड़ लिए थे ये सोचकर कि पैसा आ गया, लेकिन बैंक उस रकम को हमारे खाते से वापस डेबिट कर देता है। इसकी जानकारी भी हमें स्टेटमेंट से ही मिलती है। तो अब तक हमने 2 तरह के संदिग्ध देख लिए, एक जो समय के पाबंद नहीं है और दूसरे जो चुपके से काम करते हैं। अब आते हैं तीसरे और आखिरी संदिग्ध पर। हर अच्छी जासूसी कहानी में एक ट्विस्ट होता है। क्या हो अगर गलती किसी बाहरी व्यक्ति की नहीं बल्कि हमारी अपनी हो, यानी गलतियां, एरर्स? हाँ, ये भी संभव है। ये गलतियां ट्रेडर से अपनी कैश बुक में लिखने में हो सकती हैं या फिर बैंक से पासबुक में एंट्री करने में। जैसे 5,670 की जगह 5,760 लिख देना, या किसी और के खाते में एंट्री कर देना, या फिर टोटल करने में कोई गलती कर देना। लेकिन सोर्स ये भी कहता है कि कंप्यूटराइज्ड माहौल में ऐसी लिपि के त्रुटियों की संभावना बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल सही। टेक्नोलॉजी ने ऐसी गलतियों को काफी हद तक कम कर दिया है, लेकिन डेटा एंट्री के लेवल पर गलती की गुंजाइश वो हमेशा बनी रहती है। इसलिए एक जासूस की तरह हर सुराग को ध्यान से देखना जरूरी है। तो ठीक है, हमने सारे सुराग इकट्ठे कर लिए हैं। अब समय है उस सीन का जहां जासूस सबको एक कमरे में इकट्ठा करता है और केस को सुलझाता है। इस पहेली को हल कैसे करते हैं? इस स्टेटमेंट को तैयार करने का तरीका क्या है? ये प्रक्रिया बहुत ही तार्किक है। इसे आप द बिग रिवील कह सकते हैं। हमारा मकसद है दोनों कहानियों को अपडेट करके एक कॉमन पॉइंट पर लाना। इसके 2 मुख्य स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम अपनी जासूसी डायरी यानी कैश बुक को अपडेट करते हैं। अच्छा, तो शुरुआत खुद से करनी है। हम अपनी किताब को पहले ठीक करेंगे। हाँ, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट देखने के बाद हमें वो सारी जानकारी मिल गई है जो हमारे पास पहले नहीं थी। बैंक चार्जेस, ब्याज, ये सब। हाँ, बैंक ने जो भी चार्जेस लगाए हैं, जो ब्याज दिया है, जो डायरेक्ट पेमेंट की है या जो चेक डिसऑनर हुआ है, इन सभी नए सुरागों को हम अपने कैश बुक में दर्ज करते हैं।
इस सब के बाद जो बैलेंस निकल कर आता है उसे हम एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस कहते हैं। ये हमारी तरफ से कहानी का सबसे ताज़ा और सही वर्जन है। ठीक है, तो हमारी डायरिया पूरी तरह से अपडेटेड है। अब बैंक के स्टेटमेंट का क्या? उसे कैसे एडजस्ट करेंगे? अब हम बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस लेते हैं और इसमें उन चीज़ों को एडजस्ट करते हैं जो सिर्फ हमारे पहले संदिग्ध यानी टाइमिंग के अंतर की वजह से हैं। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो सही हैं, बस समय पर रिकॉर्ड नहीं हुई। मतलब वो चेक जो अभी तक क्लियर नहीं हुए या पेश नहीं हुए। एकदम सही। तो बैंक के बैलेंस में हम उन चेकों की रकम को जोड़ते हैं जो हमने बैंक में जमा तो कर दिए हैं पर अभी तक क्लियर नहीं हुए। क्यों नहीं, पैसा आएगा जरूर। हाँ, क्योंकि जासूस को पता है कि ये पैसा आज नहीं तो कल खाते में आ ही जाएगा, और उन चेकों की रकम को बैंक के बैलेंस से घटाते हैं जो हमने जारी तो कर दिए हैं पर अभी तक किसी ने बैंक में पेश नहीं किए। क्योंकि हम जानते हैं कि ये पैसा खाते से निकलेगा जरूर। बिल्कुल। इन एडजस्टमेंट के बाद जो बैलेंस आता है उसे एडजस्टेड बैंक बैलेंस कहते हैं। और अगर हमारी जासूसी सही रही है, अगर हमने हर सुराख को सही जगह पर रखा है, तो हमारा एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस और बैंक का एडजस्टेड बैंक बैलेंस दोनों बराबर होने चाहिए। केस क्लोज्ड। बिल्कुल, यही इस पूरी प्रक्रिया का क्लाइमैक्स है। जब ये दोनों बैलेंस बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि खाता रिकंसाइल हो गया, और यही पूरा दस्तावेज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहलाता है। पहेली सुलझ गई। सुलझ गई। वाह! तो आज की इस पड़ताल का सार ये है कि कैश बुक और पासबुक के बीच का अंतर कोई बड़ी समस्या या घोटाला नहीं, बल्कि एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। ये होना स्वाभाविक है। हाँ, अंतर होना समस्या नहीं है, अंतर के कारणों का पता न होना समस्या हो सकती है। हमने देखा कि इसके मुख्य संदिग्ध हैं टाइमिंग, बैंक द्वारा की गई एंट्रीज और कभी-कभी होने वाली गलतियां। और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन दोनों अलग-अलग नजरियों को एक साथ लाने और एक साफ वित्तीय तस्वीर पेश करने का एक बेहतरीन जासूसी टूल है। तो ये हमें बताता है कि वास्तव में हमारे बैंक खाते में कितना पैसा उपलब्ध है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। निश्चित रूप से। और इस पूरी प्रक्रिया पर एक और मन से सोचने वाली बात यह है कि ये सिर्फ नंबरों का मिलान नहीं है। अच्छा, ये किसी भी व्यवसाय के लिए अपने कैश फ्लो पर नियंत्रण रखने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। ये एक फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप जैसा है। मतलब ये सिर्फ एक अकाउंटिंग की कवायद से कहीं ज्यादा है। बहुत ज्यादा। जरा सोचिए, अगर कोई चेक जो आपने जारी किया था वो महीनों तक भुगतान के लिए पेश नहीं किया जाता, तो ये क्या बताता है? क्या उस सप्लायर के साथ आपके रिश्ते में कोई खटास है, या जिसे आपने चेक दिया क्या वो उसे खो चुका है? ये आपको फॉलो अप करने के लिए प्रेरित करता है।